मुल्क व कौम ने जो कीमत अदा की है उसका हिसाब होना चाहिए। इंतकाम ना सही, मुझे इंतकाम से कोई गर्ज नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे को ना माफ़ कर सकता हूँ, ना मैं किसी को अपना कोई राय दे सकता हूँ, लेकिन जो कौम जिन्होंने कौम के ख़िलाफ़ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं उनको कह दूँ कि जनाब मैं भूल गया हूँ। मैं नहीं भूल सकता। इसका जो इसका ज़िम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा। जब अफगानिस्तान में ये ट्रांजिशन आया और उन जेल से वो लोग बाहर निकले, हमने तो उनको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने दावत दिया कि आप आए, उसी कबायली इलाके में रहे जिनके अवाम ने इनके मुकाबले में शहादतें दे 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 के सब कुछ तबाह करके उनको भगाए थे। वहां हम उनको वापस आबाद करते हैं और फिर अमन होगा। इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया है। इस एक डिसीजन की वजह से हमने अफगानिस्तान को पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ दिलवाया है। इस एक डिसीजन की वजह से आज भी हमारा पाकिस्तान की पुलिस, हमारा पाकिस्तान के फौजी सिपाही और हमारे अवाम शहीद होते जा रहे हैं। और सबसे पहले जो मेरा मुतालबा है कि हम चाहते हैं कि इस संगीन जुर्म का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एहतसाब हो, मुल्क और कौम को बताया जाए, उन शहीदों को बताया जाए, APS के शोधा को बताया जाए कि उनके खून पे सौदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। ये वक्त लगता है कि इंतखाबात के साथ साथ एहतसाब के तकाज़ों का भी है। मुल्क की तमाम बड़ी जमातें जो हैं वो अपने अपनी सूरत हाल को लेकर ये बात कह रही हैं कि इन चीज़ों का जो है वो हिसाब दिया जाना चाहिए ताकि निज़ाम जो है वो सीधा हो सके। मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में ये तासुर था कि वो माजी को भुलाकर मुस्तकबिल के हवाले से एक सूरत हाल लेकर सामने आए हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने जनरल रहील शरीफ और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं की थी और जो कुछ उनके साथ हुआ है उसको मैं ज़ाती तौर पर तो माफ़ नहीं कर सकता। इसका जो है हिसाब होना चाहिए। मैं किसी इंतकामी जज्बे के तहत नहीं आया, लेकिन हिसाब तो बनता है। और फिर वो इस बात पर अपनी बात का इख्तिताम करते हैं कि 8 फरवरी को एक अवाम की JIT बनेगी, एक सबसे बड़ी अदालत लगेगी और फिर अवाम जो है वो इस सारी सूरत हाल का हिसाब करेंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, जो हालिया दहशत गर्दी की लहर है, वो आज पेशावर में थे। पेशावर हाई कोर्ट बार से उन्होंने खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने भी ये तकाजा किया कि उन अवामिल को जो है सामने लाया जाए, तहकीकात की जाए, बताया जाए कि क्यों कर वो दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान की जेलों से रिहा हुए उन्हें यहाँ लाया गया, यहाँ लाकर आबाद किया गया और आज पाकिस्तान के जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। आज पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जान की कुर्बानी दे रहे हैं और आज रियासत जो है उसको गैर मुस्तहकम करने की कोशिश हो रही है। इसके साथ साथ जो इलेक्शन का मामला है उसके हवाले से अभी तक सियासी ठंड जो है वो जारी है और उसमें हिद्दत जो है वो पैदा नहीं हो पाई है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? शायद ये कि अभी तक मामलात जो हैं उस नहज पर नहीं आए हैं। एक जानिब जहाँ इलेक्शन शेड्यूल का इंतज़ार है तो दूसरी जानिब जो है मुख्तलिफ़ पार्टियों के सर पर जो मुख्तलिफ़ तलवारें लटकी हुई हैं उनके हवाले से जो ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके अज़ाले के लिए कोशिश की जा रही है। ये मामलात जो हैं इनको लेकर अगर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी हो जाता है, अब चंद हफ्तों की बात रह गई है, तो इलेक्शन मुहिम तो 3 महीने पहले ही एक मोमेंटम जो है वो पकड़ जाती है। लेकिन इस सूरत हाल में जब कि आप
आवाम के पास जाने, अवामी मैंडेट की बात कर रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि अवाम ही असल ताकत हैं, तो फिर उस ताकत के पास जाने के हवाले से अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो क्यों हैं? ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडवीवाला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। सलीम मांडवीवाला साहब, ये फरमाइएगा कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की है और दहशत गर्दी की जिस लहर में इजाफ़ा हुआ है, ज़ाहिर है कि जो डेरा इस्माइल ख़ान वाला वाक़या है वो बहुत अफसोसनाक है और 25 हमारे जवानों की शहादत हुई। कल भी इस पर बात की। आप भी समझते हैं कि ये इस मामलात इसको जब जड़ तक नहीं ले जाया जाएगा उस वक्त तक सूरत हाल जो है वो दुरुस्तगी की तरफ नहीं जा सकती? देखें, अब ये तो मैं ये कहूँगा कि डिपेंड करता है। कई बुरे हालात में भी इलेक्शन हुए हैं, डिफ़िकल्ट हालात में इलेक्शन हुए हैं। अब ये तो डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या चाहती हैं, क्या समझती हैं। बट हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन होने चाहिए थे, टाइम पे होने चाहिए थे, आज भी वही है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। बट इलेक्शन तो हमारी तो पोजीशन वही है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। इसमें सलीम मांडवीवाला साहब, जो सवाल था कि क्या ये इस अमल की तहकीकात होना चाहिए, क्योंकि ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़ी बात कर रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि हमने अफ़गानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो दे दी है। देखें, उनका जो मौक़िफ़ है ना, वो तो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, उनको सारा पता था, आइडिया था, क्या हम कर रहे हैं, क्या हम करने जा रहे हैं और क्या उसका आउटकम होगा। तो जो वो बात कर रहे हैं, वो उनकी रीज़निंग उनके पास है और उनकी जो वो पोज़ीशन ले रहे हैं, वो सही है। अच्छा, इसमें एक सवाल फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और वो ये है कि आपको क्या दिख रहा है कि सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने जो सियासी मसाइल हैं उसमें से बाहर नहीं आ रही हैं, और जो अवामी मसाइल हैं वो बुनियादी तौर पर उनका मौजू सुखन जो है वो उस तरीके से नहीं बन रहे कि जिसमें अवाम को ये दिखाई दे कि वो जिस गर्दाब में फंसे हुए हैं उसमें से निकलने का कोई रास्ता जो है वो मौजूद है? देखें, सर, मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी कन्वेंशंस आप देख रहे हैं, जिसमें चेयरमैन बिलावल जा रहे हैं, वो तो लोगों की बात कर रहे हैं। वो तो कोई सियासी पार्टियों का तो उसमें कोई ज़िक्र नहीं है। सिर्फ़ वो एक बात करते हैं कि जी सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए, और हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि किसी पार्टी को भी आपको इलेक्शन से बाहर नहीं रखना चाहिए। और वो तो बात ही आप उनकी कोई भी स्पीच निकाल लें, वो लोगों की बात कर रहे हैं। वो आम आदमी की बात कर रहे हैं, उसके मसाइल की बात कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं हमारी जंग महँगाई की जंग है। हमारी जंग किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इदारे के साथ नहीं है। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो हम क्या सियासत करें? हमारी तो कोई सियासत नहीं है उसके बगैर। अब अहमद अवैस साहब, ये फरमाइएगा कि नवाज़ शरीफ साहब भी बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी को सबसे बड़ी JIT बनेगी और अदालत लगेगी और उसमें फ़ैसला होगा। ये बात तो साबित हो गई कि जो केसेस उनके ख़िलाफ़ बनाए गए थे, नैब उनमें शवाहिद जो है या सबूत जो है वो फ़राहम करने में नाकाम रहा है। देखिए, बात ये है, नैब के इस एटीट्यूड से ये साबित जरूर हो गया कि नैब इज नेवर बिन एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। हर दौर में पॉलिटिकल पार्टी का जिसका भी पीरियड था हुकूमत का, तो नैब जो है वो वहां से बाकायदा इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही ऐसा लगता है चलती रही। एंड मोस्टली उसने उसने पाकिस्तान में एक बड़ा गलत रुझान पैदा किया, वो रुझान ये था कि उसने ब्यूरोक्रेसी में से उसने इनिशिएटिव खत्म करवा दिया।
बिजनेस क्लास जो है उसका जो एक एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड होता है वो उसका फुकदान हो गया। एंड वो ऐसे एक्ट कर रही थी, पाकिस्तान में करती रही है कि जैसे एज इफ इट इज एन इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है। और वो इस बड़े तरीके से और टेक्निकली उन्होंने इंटरेस्ट को सेव भी किया। एक तरफ किसी की बात मानी, दूसरी तरफ दूसरे को सेव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में ये केस बने, तैयार करके दिए, नीचे बकायदा बहस हुई, चले केस चले, यहां आके उन्होंने कहा ये हम नहीं करना चाहते इस केस को। अब ये नैब के इस एटीट्यूड के ऊपर और मैं हैरान हूं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है वो देखने वाली ये है कि जब अदालत में उसने एपलेट कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर जब नैब ने कहा जी कि हमने इसको कुछ नहीं। ये जो आप बात कर रहे हैं, यकीनन ये एक सवाल है कि नैब जो है वो एक ऐसा टूल बना है कि जिसके ज़रिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो की जाती रही है। सलीम मांडवी वाला साहब, ये फरमाइएगा कि नैब जो है उसके हवाले से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन जब भी बात तो बहुत की जाती है, नवाज़ शरीफ साहब भी आज इन केसेस के हवाले से बहुत रंजीदा हैं और किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया गया, उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से उस पर वो दुखी भी हैं। सब ने ये केसेस भूले हैं, तमाम पार्टियां बड़े सारे इक़्तिदार रही हैं, लेकिन नैब को सब ने सीने से ही लगा के रखा है। मैं बिल्कुल, ओवैस साहब ने जितनी बातें की हैं ना, मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। नैब को हर गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है और नैब तो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा बन गया है। और आप मजे की बात देखें कि नैब को करप्शन के लिए बनाया गया था, पब्लिक मनी के लिए बनाया था। उन्होंने सारे मुल्क के बिजनेसमैनों को रगड़ दिया, उन्होंने सारे ऐसे लोगों का पकड़ना शुरू कर दिया और उनको उठाना शुरू कर दिया जिनका ना पब्लिक मनी से कोई ताल्लुक था, जिनका ना कोई पब्लिक के इदारे से ताल्लुक था। और उन्होंने ऐसी की तैसी मार दी आपकी पूरी बिजनेस कम्युनिटी की। और ये नौबत आ गई कि फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने उनको रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए जो बिजनेसमैन के केसेस हैं उसके लिए कमेटी बना दें, हम उसको हल कर देंगे आपके लिए, बजाय उन लोगों को आप उठा के बंद कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो इस इदारे ने तो सिवाय तबाही के और कुछ किया ही नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन सवाल वही है ना मांडवी वाला साहब कि आपने जो है वो सीने से ही लगा कर रखा है, चाहे आपकी हुकूमत हो, उसके बाद मियाँ साहब की हुकूमत आई, फिर उसके बाद तो जो हुकूमत आई उसने तो खैर वो मुशर्रफ वाला ज़माना जो था उसको भी भुला दिया। तो ये आप लोगों ने कोशिश भी नहीं की कि इसका कोई तदारुक किया जाए? बिल्कुल की जनाब, बिल्कुल की। हमारी गवर्नमेंट में हमने नवाज शरीफ को, पीएमएलएन को अप्रोच किया कि इस इदारे को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, इसको नहीं ख़त्म करना। हमने एक दफ़ा नहीं कोशिश की, कई दफ़ा कोशिश की कि इसमें आप अमेंडमेंट लाएं, इसमें आप चेंजेस लाएं और इस इदारे को आप ख़त्म करें। इस इदारे का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के पाकिस्तान को। हर दफ़ा पीएमएलएन ने इसको अपोज किया और एंड में हम खुद ही इस इदारे के हाथ चढ़ गए और पीएमएलएन भी चढ़ गई। तो बेसिकली तो मतलब कहा ये जाता था कि जी एहतसाब करेगा, एहतसाब करेगा। जो एहतसाब इसने करना था वो किया नहीं और बिजनेसमैनों की रेड मार के रख दी है। तो मैं आता हूँ मांडवी वाला साहब, हमें रफ़ीक रिजवाना साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे। रफ़ीक रिजवाना साहब, ये फरमाइएगा कि नवाज़ शरीफ साहब ने आज जो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में बात की है उसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी इंतकामी जज्बे के तहत तो वापस नहीं आया, लेकिन एहतसाब जो है वो तो बनता है। और जनरल बाजवा और जनरल रहील जो हैं उनके ख़िलाफ़ मैंने तो कोई साजिश नहीं की। आपको क्या लग रहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो जो शुरू का मुफाहमती बयानिया था उससे पीछे हटकर दोबारा अपने उसी
बुनियादी उसके ऊपर रास्ते पर आ रहे हैं जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है? नहीं जी, असल में बात ये है कि एक तासुर फैलाया जा रहा है गलत कि शायद ये कोई इनकी एस्टेब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। कभी कोई लाडला कहता है, कभी कहते हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो उसके हवाले से उन्होंने एक वजाहत की है कि मेरे बारे में ये तासुर गलत है। गो उन्होंने ये अल्फाज डायरेक्ट तो नहीं कहे, उन्होंने एक वजाहत की और बताया है ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर उन्होंने माजी को दोहराया है, उनको जो तकलीफें पहुंची हैं उनका इहाता किया है, तो उन्होंने ये भी वाजे किया कि इंतकामी जज्बे के तहत मैं वापस नहीं आया। तो उसमें कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि मैं ज़ाती तौर पे माफ़ नहीं कर सकता, हिसाब तो देना होगा। कोई साहब वो तारीख से मांग रहे हैं, कौम से मांग रहे हैं, कौम हिसाब करे उनका और इदारे हिसाब करें। वो जब वक्त आएगा देखा जाएगा। उन्होंने अपने एक मौक़िफ़ बयान किया है, उसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पे हैरान होने वाली बात है। या तो कहते हैं कि जी वो जो है ना वो जी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया, उनको रेड कारपेट का रिसेप्शन दिया गया, फलां दिया गया। इन बातों में कोई वजन नहीं है और मुकदमात का हवाला देते हैं। और सारी चीजें जो झूठी हैं वो झूठ का झूठ और सच का सच हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उन्होंने अगर अपना मौक़िफ़ दोहराया उसमें ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है। साफ जाहिर है किसी मतलब ऊँट किसी करवट तो बैठेगा ना जी। अब इस तरह की बातें कब तक चलेंगी जिस तरह की सियासतदान फेस करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब ने फेस की। ये नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। अब अहमद अवैस साहब ये फरमाइएगा कि लगता ये है कि किसी हद तक बयानिया जो है वो सेटल डाउन हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं ज़ाहिर है वो होने जा रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है? देखिए बात यह है कि इंतखाबात 8 फरवरी जो है ये बड़ी अच्छी डेट जो फिक्स हुई है और इसको पत्थर की लकीर ही समझना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और इलेक्शन उस दिन हो जाने चाहिए। ये पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मफाद में ये है, ये पाकिस्तानी कौम के मफाद में भी है और ये आइन की बालादस्ती को कायम रखने के लिए भी इंतहाई जरूरी है। क्योंकि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिप्लेसमेंट जो जिस वक्त ये केयर टेकर सेटअप से आए हुए हैं, ये किस तरीके से चल रहे मामलात, ये खराब हो जाएगा। और अब ये बाकायदा ये यहाँ पे अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज इतनी मैच्योरिटी दिखाएं कि बैठे राउंड द टेबल और बैठ के ये मामलात को कहें कि जी हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए हम एका करते हैं, इत्तेहाद करते हैं और ये प्रोवाइड किया जाए हमें वो ऐसा माहौल और इलेक्शन जो है वो, ताकि पोलिंग डे भी अच्छा हो जाए और इलेक्शन कैंपेन का टाइम भी जो है सबको प्रॉपर दिया जाए। बजाय इसके कि एक तरफ एक जलसा हो रहा है, एक तरफ एक कॉर्नर मीटिंग के ऊपर पकड़ धकड़ हो रही है, उनको कभी उठा के ले जा रहे हैं, कभी मार रहे हैं, कभी उनके घरों में घुस जाते हैं। ये एटीट्यूड जो है इसका नोटिस लेना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये फिर आप ये इसका इट अमाउंट्स टू डिजिस्टिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी। ये आप डेमोक्रेसी से आप हट रहे हैं, दूर हो रहे हैं, आप डिस्पोटिज्म की तरफ जा रहे हैं। डिस्पोटिज्म तबाह कर देगा पाकिस्तान को। आइन की हुकूमत अगर है तो फिर कानून की बालादस्ती का निजाम इज द ओनली आंसर, और ये नहीं अभी तक प्रोवाइड हो रहा। और अदालतों को भी ये चीज नजर अभी तक शायद उस तरह नहीं आ रही, क्योंकि जो कसम उन्होंने उठाई हुई है आइन के अंदर के आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के आइन को न प्रिजर्व कर सकते हैं, न डिफेंड कर सकते हैं, न प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट ना किया जाए, और वो नहीं हो। मैं आता हूँ अहमद अवैस साहब। अच्छा, अब इसमें सलीम मांडवी वाला साहब ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि जो सूरत हाल है इस वक्त उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चूँकि आपका ताल्लुक़ है, आपको लगता है कि इतना ग्राउंड आप गेन कर सकते हैं, या आपको लगता है कि मुश्किलात हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो इस दफ़ा ज़रा मुख्तलिफ हैं? मैं तो जी समझता हूँ पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेगी, आप देख लीजिएगा। जीतना हारना अलग बात है, मगर हम हर सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। और
हमें कोई ये फीलिंग नहीं है कि हमें इलेक्शन में इजाज़त नहीं दी जाएगी या हम लड़ नहीं सकते इलेक्शन। अब पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से आप देखिएगा पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इसलिए होती है, हमें रिजवाना साहब हमारे दोस्त हैं, और शुक्रिया। इसलिए बात होती है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब वापस आए और जिस तरीके से देखें ओवैस साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आई एंडोर्स एवरीथिंग ही इज सेइंग। उनकी उनकी बात बिल्कुल सही है कि हम खुद जब कोई ऑफिस की पोजीशन लेते हैं तो हम सबसे पहले यही ओथ पढ़ते हैं कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम ये नहीं कर सकते, चाहे वो चीफ जस्टिस हो मुल्क का, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, तो फिर और इसके बाद तो कोई चीज रह नहीं जाती। और अगर हम इस पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर वी आर गोइंग इसमें अगेंस्ट। सलीम मांडवी वाला साहब ये फरमाएगा कि आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तरीके हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ज़रा ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि ये ठीक कह रहे हैं। क्या कोई आपका इत्तेहाद या कोई सीट एडजस्टमेंट कोई ये मामला तो नहीं होने जा रहा? अगर पीएमएलएन सही बात करेगी तो हम कहेंगे सही बात कर रही है, अगर पीटीआई सही बात करेगी तो हम कहेंगे। देखें, ये पीपल्स पार्टी का कल्चर है, वी विल ऑलवेज सपोर्ट द राइट, चाहे जो भी सही कह रहा हो, और जो गलत कह रहा है वो गलत कह रहा है, हम उसको गलत कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसलिए सही कह रहे हैं कि हम कोई पीटीआई के साथ सम काइंड ऑफ अलायंस करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी अगर रिजवाना साहब कोई चीज सही कहेंगे तो मैं उसको भी एंडोर्स करूंगा कि वो सही कह रहे हैं, मगर अगर वो गलत कहेंगे तो मैं गलत कहूंगा। तो अच्छा, अब जी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं है। अब रफ़ीक रिजवाना साहब ये फरमाएगा कि ये तासुर भी है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उनकी सियासी ठंड जो है वो दूर नहीं हो रही है। अभी तक वो ड्राइंग रूम्स में हैं, अभी तक वो अपने पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास कर रहे हैं। अवामी राब्ता जो है, और जिस चलें बिलावल भुट्टो साहब निकले हुए हैं, बाहर से खिताब कर रहे हैं, कन्वेंशंस कर रहे हैं, अभी उनको वो जलसों का नाम नहीं दे रहे हैं, शायद इसलिए कि जब तक लोगों की बड़ी तादाद और माकूल तादाद ना हो तो उसको जलसा कहना मुनासिब नहीं है। ये भी एक मसला अब दरपेश आन पड़ा है। तो मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप उस तरीके से बाहर नहीं निकली है और इलेक्शन को कोई बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं रह गया, और मियाँ साहब तो महदूद ही लाहौर तक हो गए हैं या फिर मरी। नहीं नहीं, मरी कहाँ से? मरी तो इस्लामाबाद अपने हाई कोर्ट पेशी में जाते थे तो एक दिन पहले चले जाते थे, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब आपको एक बात मिल जाए तो देखिए, हम कैंपेन कर रहे हैं। सुन तो लेना, आपको भी तो मौका चाहिए ना मरी का। आपको मरी आप भी जाए एंजॉय करें। बात ये है कि मियाँ साहब अब पेशी में जाते, एक दिन पहले आ जाते, मरी चले जाते, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना ये मीडिया में डिस्कस करने की बात है। हमारी जमात है, हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने कैंपेन कर रहे हैं। अब जब तक कैंडिडेट फाइनल ना हो तो कैंपेन में वो चीज पैदा नहीं होती, क्योंकि जिस इलाके में उन्होंने जाना है वहाँ के कैंडिडेट फाइनल हो तो फिर आप देखें, सबसे बड़ा पार्लिमानी बोर्ड है हमारी पार्टी का, ठीक है। बड़े गौर से हर कैंडिडेट, हर जो एप्लीकेंट है उसको सुना जा रहा है, ठीक है। तो किसी को क्या फिक्र है अगर हम नहीं जाते सपोज और पार्लिमानी बोर्ड बना रहे हैं, तो पार्लिमानी बोर्ड और टिकटों के फैसले में हम सबसे आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर किसी ने अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है ना। आप कहते हैं जलसे करें तो आपकी स्ट्रेटेजी जलसों की होगी, हमारी स्ट्रेटेजी पहले ही है कि मरियम नवाज भी जलसा कर रही हैं, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी जलसा किया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी घबराहट को छोड़ें और दोस्तों की घबराहट को भी छोड़ें। हमारी रफ़ीक रिजवाना साहब कोई घबराहट नहीं है। मसला ये है, वो कह रहे हैं कि इस दफा जमीन जो है वो काफी गर्म है, जब आप निकलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिक्र न करें, हमारा इलेक्शन है, हम जाने, हमारी पार्टी जाने, हमारी आवाम जाने, हमारी कैंपेन जाने। वी आर क्वाइट अलर्ट, वी आर क्वाइट ऑन, वी आर क्वाइट एक्टिव, वी आर क्वाइट एफिशिएंट, वी आर क्वाइट फोर्सफुल। हमारी बड़ी माशाल्लाह डिटर्मिनेशन है, डोंट वरी। हर किसी पार्टी ने अपना अपना काम करना है, तो जो जो जिसके मुकद्दर में वो मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अहमद अवैस साहब ये फरमाइएगा कि आपने मांडवी वाला साहब की बात भी सुनी और अहमद अवैस साहब की बात भी सुनी। जिस तरीके से ये सियासी टेम्पो चल रहा है, आपको लगता है कि यही इंतखाबात से पहले यही सूरत हाल होती है, यही सोच कार फरमा होती है?
देखिए बात ये है कि जब भी ये सिलसिले जो है ना, मैं एक थोड़ा सा इसकी कि डेमोक्रेसी का नाम हम इस्तेमाल करते हैं तो डेमोक्रेसी एक सिर्फ एटीट्यूड का नाम है बुनियादी तौर पे। और वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ये है कि आप अपने फेलो ह्यूमन बीइंग जो है उसकी भी रिस्पेक्ट करें और उसकी ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करें, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो आपको इजाजत देते हैं घूमने फिरने की, जलसा करने की, बात करने की, स्पीच करने की, पार्टी ज्वाइन करने की, पार्टी छोड़ने की, ये हक उसको भी है जो आपके साथ खड़ा हुआ है सामने। ये जब तक एटीट्यूड हम में डेवलप नहीं होगा तो हम इररिस्पेक्टिव कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है और ज्यादती हो रही है, हम खड़े हो जाएं उसके लिए। ये हर स्टेप जो है हमारा हर स्टेप जो है वो डिस्पोटिज्म की तरफ लेके जा रहा है हमें। ये रुझान बड़ा खतरनाक है। मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमें सबको इस बात पे इकट्ठे हो जाना चाहिए कि भाई आप सबको मौका इक्वल दें। आप एक पार्टी को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? अब इसमें मांडवीवाला साहब एक प्रॉब्लम है, मैं अहमद अवैस साहब से भी पूछ लूँगा। वो कह रहे हैं कि सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, सबको एक सोच डेवलप कर लेनी चाहिए। वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो अपने अलावा किसी को लीडर ही नहीं मानती है। उनके मुताबिक तो बाकी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई सियासतदान एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ वो ही है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो एके वाली बात है, ये किस तरह मुमकिन हो सकती है? देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही मसला था इनकी गवर्नमेंट में 4 साल के। ये कहते थे हम किसी से बात नहीं करेंगे। जब एंड में नो कॉन्फिडेंस होने लगा तो मैं आपको बताऊं, फिर इन्होंने हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया कि आप हमसे बात करें, हमसे बात करें। मैंने कहा अब इट्स टू लेट, आपसे अब क्या बात करें? 4 साल हम आपको कहते रहे क्या, और हमने इनको कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे आपकी टर्म कंप्लीट करने के लिए। उसके बावजूद ये कहते हैं हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, आप लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, ऊट पटांग बातें। और उसके बाद फिर एंड में जब नो कॉन्फिडेंस होने लगा तो इनको जरूरत पड़ गई, तो ये कहते हैं अब हम बात करना चाहते हैं। तो इनका तो मसला ये है ना। तो ये अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि इनके लोग सियासत नहीं करना चाहते, इनके लोग बातचीत नहीं करना चाहते, मगर किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो जाते हैं जब इनके लीडर के पास, इमरान खान साहब के पास, वो कहते हैं नो। तो इनके किसी लीडर के पास, किसी इनके पार्टी मेंबर के पास कोई बात करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर ऐसी पार्टी के साथ कैसे बात हो सकती है या क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें रफ़ीक रिजवाना साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त दो चीज़ें हैं। एक ये है कि जो सियासी जमात के तौर पर यकीनन आपका पार्लिमानी बोर्ड सबसे बड़ा है, लोग टिकटों के लिए दरख्वास्त लेकर भी आ रहे हैं, लेकिन एक हाइप जो है वो भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और एक मकबूलियत की दावेदारी जो है उसका भी सिलसिला सामने है। और जो माजी करीब में आपके कन्वेंशंस हुए वो उस तरह ज़ोरदार तरीके से नहीं हुए जो मुस्लिम लीग नवाज़ का माजी में शेवा रहा है। तो आपको लगता है कि ये चैलेंज दरपेश है कि सिर्फ ये एक कल्ट का ही हिस्सा है, वो एड्रेस हो जाएगा? कल्ट? किस कल्ट की बात कर रहे हैं आप? एक्सप्लेन करें ना। सवाल तो आप अपना सीधा कह रहे हैं नदीम साहब। नहीं, कल्ट की बात ये है कि कल्ट तो किसका कल्ट है? बात आप कर रहे हैं हमारी उसकी कि हमारी जो है ना, काम पंजाबी में कहते हैं माठा है। आपको क्या फिक्र है? किसी को क्या फिक्र है? माठा है तो दूसरी जमातें खुश हो जाए अगर माठा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। वी आर इन फुल स्पिरिट, और पंजाब डिसाइडिंग फैक्टर है, और पंजाब हमेशा हमने होल्ड किया है, मोस्टली हमने होल्ड किया है। और दूसरी बात ये, मैं कोई दावा नहीं करता, ये है इलेक्शन, ये है खेल। खेल से मुराद ये है, दिस इज अ गेम नॉट इन द अदर सेंस, इट्स अ सीरियस गेम फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। तो इसमें सारे खिलाड़ी, सारी पार्टियां शामिल हैं, और किसी ने अपनी मेहनत करनी है, अपनी अपनी एक्सरसाइज करनी है, अपने अपने मसल उन्होंने बदले में मजबूत करने हैं। जिसने जीतना होगा, सीयत लेनी होगी, ले जाएंगे।
तो हमारी कैंपेन या किसी की कैंपेन हो रही है या किसकी नहीं हो रही, हम अपनी स्ट्रेटेजी बेहतरीन चला रहे हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टियों को हम अनजान तो है नहीं कि पहली दफा हम आए और आते ही सत्यानाश कर देंगे, अल्लाह ना करे। तो तजर्बे सर सारे हो उसकी चुके हैं। मिसाल वो दी जाती है ना कि वो जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें से आप सिर्फ एक सीट बमुश्किल निकाल पाए कोई थे। बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ क्यों फिक्रमंद हैं आप। ठीक है, अब इसमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, इंशाल्लाह हम अपना मैंने कहा बूस्ट नहीं करते, ना ही हम कोई ऐसा कुछ दावा करते हैं, दावा मगर करते ये हैं। अब अहमद अवैस साहब, आपने मांडवीवाला साहब की बात भी सुनकर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे। रफ़ीक रिजवाना साहब कह रहे हैं कि पंजाब डिसाइडिंग फैक्टर है, हमने लीड किया है, हम लीड करेंगे। आपका मसला जो है वो भी तशवीशनाक है। देखिए मैं आपको बताऊं, वो हमारा तो मसला है वो तो नजर आ रहा है, और इंशाल्लाह ताला उसके बावजूद हम प्रिपेयर हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और हर हालत में इलेक्शन लड़ेंगे। ये लेकिन आपने देखा कि ये नून लीग जो है, नवाज शरीफ बोर्ड बना के वो अभी तक ड्राइंग रूम के पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकले। इसलिए नहीं निकले, इन्होंने एक दो अटेम्प्ट्स की हैं लाहौर में, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है लोगों का इनके ऊपर कि इन्होंने वो फिलहाल उसको क्लोज कर दिया उस चैप्टर को, और ये दूसरी तरफ लग गए कि ड्राइंग रूम के पॉलिटिक्स में जोड़ तोड़ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ फलां के साथ फलां के साथ। ये रीजन है कि ये इन्होंने वो अबंडन फॉर द टाइम बिंग अबंडन कर दिया है। अहमद वैसा मेरे पास आखिरी मिनट है, सलीम मांडवीवाला साहब ये फरमाइएगा कि दहशतगर्दी, मौसम और मईशत की बहाली, इसमें कौन सा नेगेटिव फैक्टर है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए? देखें, मौसम तो ऑब्वियसली एक नेचुरल इशू है, बट जहाँ तक दहशतगर्दी है वो तो देखें हर इलेक्शन में उसका चैलेंज रहा है। मुझे याद है जब 2008-9 में हमारा इलेक्शन हुआ था तो दहशतगर्दी वाज एट द मैक्सिमम, उसके बावजूद वो इलेक्शन हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक डिटेरेंट जरूर हो सकता है, बट इट शुड नॉट स्टॉप द इलेक्शंस। बाकी ठीक है, मेरे economy- प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रिजवाना साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जहां उन्होंने शरह सूद को 22% पर बरकरार रखा है, वहाँ कुछ अच्छी खबरें भी हैं। जहां उन्होंने गैस की कीमतें जो हैं उनको महंगाई की वजह करार दिया है, वहाँ कुछ और मामलात भी हैं। उस पर करेंगे बात। मिलते हैं इस वक्फे के बाद।